हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग बच्चा 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 एंड इट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वर्ल्ड लाइफ को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो प्रीवियस वीडियो हमने किया था उसमें हमने क्या देखा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है या फिर हम कहें कि जो वर्जिन वेजिटेशन है उसको इफेक्ट करने वाले कौन से कंपोनेंट थे। तो उसमें हमने इसके दो कंपोनेंट देखे थे, रिलीफ और क्लाइमेट। रिलीफ में हमने देखा कि जो सॉइल और लैंड है वो कैसे किसी भी प्लेस की, किसी भी रीजन की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको इफेक्ट करती है। वहीं जो आज हमें देखना है इट इज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट कैसे वर्जिन वेजिटेशन को इफेक्ट करती है, उसको इफेक्टेड करती है। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए, सो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। तो रिकॉल करिए कि चैप्टर नंबर 4 में हमने क्लाइमेट को पढ़ा था, वेदर एंड क्लाइमेट, याद आ गया ना। जो वेदर और क्लाइमेट हमने पढ़ा था और उसके एलिमेंट्स भी पढ़े थे कि वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स। तो वही हमें क्लाइमेट देखना है कि क्लाइमेट कैसे किसी भी प्लेस की वर्जिन वेजिटेशन को या फिर नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्टेड करती है। सो यस, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? सम एलिमेंट्स हैव द क्लाइमेट एंड दीज एलिमेंट्स आर, कि क्लाइमेट्स को इफेक्ट करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट इज द टेम्परेचर, कि किसी भी प्लेस की, जिस प्लेस की हम बात करें उसका टेम्परेचर कितना है, वहां पर टेम्परेचर कितना ज्यादा है या फिर कम है, उसी टेम्परेचर के हिसाब से वहां की वेजिटेशन भी इफेक्टेड होगी। एंड नेक्स्ट द फोटो पीरियड। फोटो पीरियड इट मीन्स वो प्लेस कितनी सनलाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, वहां पर कितनी सनलाइट जा रही है या फिर अब्सॉर्ब हो रही है। एंड नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इट मीन्स रेनफॉल, कि रेनफॉल किस तरह की हो रही है। अगर ज्यादा रेनफॉल होगी तो उसी तरह की वहां पर वेजिटेशन होगी और कम रेनफॉल होगी तो उसी तरह की वहां पर वेजिटेशन होगी। तो फर्स्टली हम देखते हैं टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किसी भी प्लेस की वेजिटेशन को कैसे इफेक्टेड करता है। सो टेम्परेचर along with humidity in the air, precipitation and soil influence the vegetation of an area। कि टेम्परेचर तो है ही, टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं उस प्लेस में वहां की हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, ज्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर कम ह्यूमिडिटी है। एंड द प्रेसिपिटेशन, बारिश, रेनफॉल कितना हो रहा है, कितने अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है और वहां की सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन और सॉइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया की वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है एटागामा डेजर्ट और अमेज़न फॉरेस्ट, दोनों एटागामा डेजर्ट और अमेज़न फॉरेस्ट लगभग एक ही लेटीट्यूड पर हैं, लगभग एक ही लेटीट्यूड पर हैं और दोनों पर, अगर एक लेटीट्यूड पर है तो इसका मतलब है कि दोनों पर टेम्परेचर भी इक्वली होगा। बट डिफरेंस क्या है? ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। जो एटागामा डेजर्ट है वहां पर ह्यूमिडिटी एयर में कैसी होगी? कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी। वहीं पर हम अमेज़न की बात करें तो वहां पर हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर क्योंकि कोल्ड करंट चलती है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो एटागामा डेजर्ट, वहां पर प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल कम होता है और अमेज़न फॉरेस्ट पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। एंड द सॉइल जो एटागामा डेजर्ट है वहां पर एरिड सॉइल होगी, है ना, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है तो सूखी एरिड सॉइल पाई जाएगी। एंड अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पर एलुवियम फर्टाइल सॉइल पाई जाएगी। तो देखा, लगभग दोनों लगभग एक ही लेटीट्यूड पर है, एक ही टेम्परेचर वहां पर दोनों
जगह का टेम्परेचर भी सेम है, बट जो उसके साथ दूसरी चीजें हैं जैसे ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, वो डिफरेक्ट करते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह की जो वेजिटेशन होगी वो किस तरह की होगी। तो टेम्परेचर समझ में आया किस तरह से वो इफेक्ट कर रहा है। और एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से और अच्छे से समझ में आएगा। सो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेशन जोन, वेजिटेशन जोन ये हमने पढ़े थे ना। ये जो हमारा पूरा अर्थ है इसको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग जोन में इसको डिवाइड कर दिया है। कैसे कि ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, जो इंडिया के जो अर्थ के बिल्कुल मिडिल से बिल्कुल बीचों बीच उसके पास हो रहा है। एंड इट इज 23.5 मिनट नॉर्थ एंड 23.5 मिनट साउथ। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है उसको कहा गया है क्या, ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन है ये, ट्रॉपिकल जोन। तो ये वाला जो पूरा, ये वाला कहां से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो पार्ट है ये, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल जोन। एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 मिनट नॉर्थ की हम बात करें तो ये क्या है, ये है हमारा टेम्परेट जोन। कौन सा है ये हो गया हमारा टेम्परेट। और वहीं पर अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी 23.5 मिनट साउथ टू 66.5 मिनट साउथ। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेम्परेट, ये हो गया टेम्परेट जोन। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा टेम्परेट जोन और ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन। एंड सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल की जो टेम्परेट जोन है सॉरी, ये जो टेम्परेट जोन है, इस टेम्परेट जोन के बीचों बीच यहां पर, ये वाला यहां पर बिल्कुल इसके बीचों बीच जो एक जोन है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ये वाला, ये है सब ट्रॉपिकल जोन। और ये क्या है, ये पोलर जोन, ये वाला पोलर जोन है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सन रेज हैं वो इक्वली नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द कर्वेचर, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो उसका कर्वेचर की वजह से जो सन रेज हैं वो इक्वली नहीं पड़ रही है हर जोन पर। इतने जोन में इसको डिवाइडेड किया है, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये टेम्परेट जोन हो गया और ये पोलर जोन हो गया। तो ये सारे जोन एक ही तरह का टेम्परेचर रिसीव नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ट्रॉपिकल जोन पर सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व हो रही है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है किसके, सन के। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हो रही है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो भी ज्यादा होगा। तो अगर हम इसके एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस टू 24, ये इसका, ये देखो ये रहा अबाउट 24। अगर हम मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर की बात करें, हम एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें, हम सर्दी और गर्मी अलग अलग नहीं, ये जो एवरेज टेम्परेचर है अबाउट 24। और वहीं पर अगर हम जनवरी की बात करें तो इट इज 18 डिग्री सेल्सियस। और रिमार्क में देखें सो नो फ्रॉस्ट, मतलब किसी तरह का भी वहां पर पाला या फिर थिन लेयर ऑफ स्नो नहीं नजर आएगी, इस तरह का कोई भी हमें वहां पर चीजें नजर नहीं आएगी। वहीं पर हम सब ट्रॉपिकल की बात करें तो ये वाला जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में कितना होगा, एवरेज टेम्परेचर होगा 70 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस, जो एक एवरेज टेम्परेचर है ये वाला। और वहीं पर अगर हम जनवरी की बात करें तो इट इज 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर फ्रॉस्ट इन रेयर की कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा, सर्दियों में कभी कभी वहां पर फ्रॉस्ट हमें नजर आएगा। एंड बात करें हम टेम्परेट जोन की, ये वाला जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन
जहां पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शुरू होकर कहां तक है, यहां तक 66.5 मिनट नॉर्थ, और वहीं पर साउथ में भी जो 23.5 मिनट साउथ से लेकर 66.5 मिनट साउथ तक ये वाला जो पोर्शन है ये है टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व हो रही है और यहाँ पर ड्यू टू द कर्वेचर यहाँ पर हीट कम ऑब्जॉर्व हो रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री। और वहीं पर हम उसकी बात करें जनवरी की तो -1 डिग्री टू -10 डिग्री एंड फ्रोस्ट सम स्नो, तो वहां पर क्या होगा, कुछ फ्रोस्ट होगी और कुछ वहां पर स्नोफॉल भी हमें नजर आएगा। और अल्पाइन जोन, ये जो पोलर जोन है ये वाला है, इसको हम बोलते हैं अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन, तो अल्पाइन जोन पर जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 7 डिग्री सेल्सियस। हमें एवरेज पूरे साल का एक एवरेज टेम्परेचर बता रहे हैं 7 डिग्री, एंड बिलो जनवरी की बात करें तो बिलो 1 डिग्री, कभी कभी -40 और 45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो ये पूरा टेबल, और वहां पर क्या होगा, हमेशा स्नोफॉल होगा, हमेशा स्नो कवर होंगे। ये वाला जो एरिया है हमेशा स्नो कवर होगा, क्योंकि जो हीट है, जो सन रेज है यहाँ पर बहुत ही कम अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्लाइमेटिक जोन है, ये आपको समझ में आ गए हैं कि किस जोन में कितना एवरेज टेम्परेचर है और कितना जनवरी का टेम्परेचर है। तो इसी का जो दूसरा एलिमेंट है, ये हमने देख लिया टेम्परेचर। अभी हम देखते हैं क्या, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड कैसे, कि सनलाइट कितनी सनलाइट अब्जॉर्ब हो रही है। फोटो पीरियड इट मींस सनलाइट, कि जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं वहां पर वो प्लेस कितनी सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है, उस प्लेस पर कितनी सनलाइट पड़ रही है। सो द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस, किसी भी प्लेस पर जो सनलाइट है वो कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, वो डिपेंड करता है किस पर, लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड पर है। यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 साउथ एंड 1 2 3 4। जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होते चले जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर और सनलाइट का जो ऑब्जर्वेशन है वो कम होता चला जाता है, ड्यू टू द कर्वेचर। की ये जो कर्वेचर है इसकी वजह से जो सनरेज आ रही हैं वो डायरेक्ट नहीं आती, वो कैसी स्लाइंटली होती चली जाती हैं, और स्लाइंटली होती है तो क्या होता है कि जो सनलाइट है वहां पर कम ऑब्जॉर्ब होती है। एंड एल्टीट्यूड इट मीन्स हाइट, कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि जो हीट है या सनरेज है वहां पर कम पड़ रही है, कम ऑब्जॉर्ब हो रही हैं। एंड देन द सीजन्स जैसे विंटर सीजन और समर सीजन। तो समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में जो सनलाइट है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, ज़्यादा टाइम तक ऑब्जॉर्ब होगी, और वहीं पर हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में सनलाइट कम ऑब्जॉर्ब होगी। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे, कि यहाँ पर जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होते चले जाएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि रोटेट हो रही है ना, अर्थ तो रोटेट हो रही है, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ द डे होगी वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर रातें लंबी होंगी, नाइट्स लॉन्गर होंगी, और डे शॉर्टर होंगे। तो दिन यहाँ पर छोटे होंगे और रातें यहाँ पर लंबी होंगी। तो जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ डे ज़्यादा होती है, जहाँ पर दिन ज़्यादा बड़े होते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि दिन बड़े होंगे, लंबे होंगे। तो जहाँ पर दिन ज़्यादा लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बहुत तेज़ी से, वो फास्टर ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। सो द पार्ट्स रिसीविंग लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट हैव डेंस वेजिटेशन। तो वो पार्ट, अर्थ के वो पार्ट जहां पर सनलाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा है, जहां पर ज़्यादा सनरेज पड़ रही हैं, जहां पर ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब हो रही है, वहां पर कैसी वेजिटेशन होती है, डेंस वेजिटेशन, घने वन पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर इवापोरेशन होता रहता है, इवापोरेशन के बाद वहां पर बारिश होती रहती है, और बारिश होती है तो वेजिटेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। सो
हियर इज अ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन है व्हाई आर द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, व्हाई आर द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयन रीजन कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन, cover as compared to the northern slopes of the same hill। क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि जो सदर्न स्लोप्स है हिमालय का, वहां पर ज्यादा थिक वेजिटेशन पाई जाती है एज द कंपेयर टू द नदर्न स्लोप। यहां पर रेंज ऑफ हिमालयास पड़ी थी, शिवालिक, हिमाचल, देन हिमाद्री। तो क्या कहा है? जो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय है, इट मीन्स ये शिवालिक, वहां पर थिक वेजिटेशन पाई जाती है एज अ कंपेयर टू द नदर्न स्लोप, एज अ कंपेयर टू द हिमाद्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो ज्यादा ऑब्जॉर्व हो रही है और यहाँ पर जो फोटो पीरियड है, जो सनलाइट है, वो कम ऑब्जॉर्व हो रही है। कम ऑब्जॉर्व हो रही है तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो कम है एज कंपेयर टू द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयन रीजन। तो यहाँ पर थिक वेजिटेशन होगी और यहाँ पर उतनी थिक वेजिटेशन नहीं होगी ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ द फोटो पीरियड। तो आपको फोटो पीरियड एंड सनलाइट, आई होप इट इज क्लियर। अब इसी में देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन। ये भी एक क्लाइमेट का पार्ट था, क्लाइमेट के 3 पार्ट्स थे ना। तो 3 पार्ट्स में क्या था? एक तो टेम्परेचर जो हमने देख लिया, पढ़ लिया, देन द फोटो पीरियड और सनलाइट वो हमने समझ लिया, एंड आफ्टर दैट द प्रेसिपिटेशन। एंड प्रेसिपिटेशन इट मीन्स रेनफॉल, बारिश। सो एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल हैव डेंस वेजिटेशन। वो एरिया जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप देखते हैं ना, जो मॉनसून जब बारिश होती है, जो रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन बारिश के बाद आपको हमें चारों तरफ हमें क्या दिखता है? ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आती है। चारों तरफ पेड़ पौधे जो बहुत सूख गए थे वो बिल्कुल हरे हो जाते हैं। तो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां पर डेंस वेजिटेशंस पाई जाएंगी। हेयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो राइट दैट व्हाई हैव द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। यहां पर वेस्टर्न घाट है ना, ये पढ़ा था ना हमने, वेस्टर्न घाट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। वेस्टर्न घाट कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। इसने कहा है कि जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, ये वेस्टर्न घाट, और ये वेस्टर्न घाट का ये वाला जो स्लोप है, ये वेस्टर्न स्लोप, वो थिक वेजिटेशन कवर्ड है और वहां पर थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंड नॉट इन द ईस्टर्न स्लोप। और ये जो ईस्टर्न स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, यहाँ पर थिक फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। वाई? क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्यों नहीं पाए जाते हैं? कि जो मॉइस्चर वेन्स आती हैं वो आई यहाँ पर और यहाँ पर हिमालय से टकराई, और टकराने के बाद उन्होंने ऊपर उठना शुरू किया। ऊपर उठते उठते थक गई तो क्या किया उन्होंने? मॉइस्चर यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया। मॉइस्चर छोड़ना मतलब यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो गई, और जब वो इस तरफ पहुंची, ये कौन सी साइड है? लीवर्ड साइड, इसको शेडो साइड भी कहते हैं, और ये विंडवर्ड साइड। तो जब वो लीवर्ड साइड पहुंची तो उनके पास मॉइस्चर या तो खत्म हो चुका था या फिर मॉइस्चर बहुत कम था। तो यही रीजन है कि जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप है वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और बारिश बहुत ज्यादा होती है इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्यों कहा है कि जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप है वहां तो बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहीं पर हम बात करें जो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप है वहां पर उतने थिक फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। तो क्यों नहीं पाए जाते वो समझ में आ गया है। चलिए, सो इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, ये बताने की बात नहीं है, सबको पता है, ये सबको पता है इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट। विदाउट फॉरेस्ट वी कांट सर्वाइव, नहीं कर सकते सर्वाइव बिना फॉरेस्ट के। और इसीलिए चैप्टर जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वर्ल्ड लाइफ है 6th क्लास से हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि लोगों के, ह्यूमन बींग्स के बीच में एक अवेयरनेस को मॉडरेट करने के लिए, एक अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारी वेजिटेशंस हैं, उनको बचाएं। एक जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो जो डिसबैलेंस हो रहा है उसमें उसके बैलेंस को बना कर रखें। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट क्या है? मॉडिफाइड लोकल क्लाइमेट, कि जहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन होगी, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, वहाँ की जो क्लाइमेट होगी वो मॉडरेट होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हार्श गर्मी वहाँ पर हमें नहीं महसूस होगी। एंड कंट्रोल सॉयल इरोजन, सॉयल का इरोजन, क्योंकि जब ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, ज़्यादा वेजिटेशन होगी, तो क्या करेगी वो अपनी रूट्स में सॉयल को अब्जॉर्व करके रखेगी, उसको जकड़ कर रखेगी, पकड़ कर रखेगी। तो पकड़ कर रखेगी तो क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा। एंड देन रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, और जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो मिट्टी के साथ साथ, सॉइल के साथ साथ क्या करती हैं? वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, और वाटर को जब वो अब्जॉर्ब करती हैं तो जो वाटर टेबल है वो क्या होता है? वो रेगुलेट होता है। जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर्स हैं वो सूखती नहीं है, उनमें वाटर हमेशा फ्लो करता रहता है। एंड सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट करती है। जैसे फर्नीचर की हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, कि जो फर्नीचर हम यूज़ करते हैं तो कहाँ से आया वो? जो फर्नीचर इंडस्ट्रीज हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? फॉरेस्ट, है ना, वुड तो वहीं से मिल रही है। एंड मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड, बहुत सारे लोगों को जीविका, लाइवलीहुड, बहुत सारे लोगों को काम दिलवाते हैं फॉरेस्ट। एंड पैनोरामिक और सीन व्यू फॉर रिक्रिएशन, जब हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत ज़्यादा सीनरीज होती हैं, तो हम वहाँ निकल जाते हैं पेड़ पौधों में अपना रिक्रिएशन के लिए। तो वहाँ से हमें एक बूस्टअप मिल जाता है, हम अपने आप को जनरेट कर पाते हैं। एंड प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, और क्या करते हैं? सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। कैसे ह्यूमस कैसे प्रोवाइड कराते हैं? कि जहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो वहीं पर गिरेंगे, वहीं पर मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या होगा कि सॉइल वहाँ से उससे फर्टिलिटी को रिगेन करती है। एंड शेल्टर टू द वर्ल्ड लाइफ, और बहुत सारी जो वर्ल्ड लाइफ है, बहुत सारे जो जानवर हैं वो क्या करते हैं? उनको शेल्टर, अब जो जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, उनको काट काट कर हम अपना शेल्टर तो बना लिया है, लेकिन जो फॉरेस्ट हैं वो किसको शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं? जो वर्ल्ड लाइफ, जो एनिमल्स हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं। यस, वी ऑल नो दैट फॉरेस्ट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। फिर भी क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट है या फिर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या हो रही है? वो डिग्रेड हो रही है, वो इम्बैलेंस हो रही है। क्यों? इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैड undergo many changes due to several factors are responsible for this। कि क्या हो रहा है कि जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है वो धीरे धीरे अंडरग्रो जा रही है, वो डिग्रेड हो रही है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सो ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरग्राउंड ऑफ द वेजिटेशन। कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट इज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड, ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से क्या हो रही है? ग्रो कर रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो उसके डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, उसके लिए हमें फूड को अरेंज करना है, शेल्टर को अरेंज करना है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही डिमांड बढ़ती जाएंगी। तो उन डिमांड्स को पूरी करने के लिए क्या हो रहा है? जो नेचुरल लैंड्स है या फिर जो नेचुरल वेजिटेशंस है उसको कन्वर्ट किस में किया जा रहा है? कल्टीवेटेड लैंड में। उसको वहाँ पर काट काट कर उसको या तो अपने घर बनाए जा रहे हैं या फिर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है कल्टीवेटेड लैंड में। एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्या हो रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। एंड माइनिंग करने के बाद क्या, जो अंदर से वो ग्राउंड है उसको बिल्कुल खोखली कर दिया है। एंड अर्बनाइजेशन एंड
ओवर ग्रेजिंग ऑफ द पॉस्चर, अर्बनाइजेशन, वही कि जो नेचुरल वेजिटेशन के जो नेचुरल वेजिटेशन है या फिर जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको काट काट कर क्या किया जा रहा है, वहाँ पर अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, वहाँ पर कंट्री, सिटीज या फिर बिल्डिंग्स को डेवलप किया जा रहा है। एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पोस्चर, जो पोस्चर है, जो चरागाह हैं, उनको बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग किया जा रहा है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरग्रो ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। एंड किसकी बात कर रहे हैं हम इसकी बात हम कर रहे हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात, कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से क्या फिर इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके अंडरगो जाने के, उसके डिग्रेड होने के फैक्ट कौन कौन से रीजन रेस्पॉन्सिबल हैं। तो दीज रीजन्स और दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन डिग्रेडेशन एंड चेंज इन द वेजिटेशन। जो वेजिटेशन है उसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं। द वेजिटेशन कवर्ड ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल। क्या कहा है कि द वेजिटेशन कवर्ड ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो नेचुरल, कि बहुत सारे जो इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट्स थे वो अब नेचुरल नहीं रह गए हैं। क्यों नहीं रह गए हैं? इट हैज बीन मॉडिफाइड, रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जहाँ चला गया उसने वहाँ पर सारी चीज़ें तहस नहस कर दी। क्योंकि जो उसकी ग्रीड है वो पूरी नहीं हो रही है। जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर लोगों की नीड को पूरा करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ है, एवरीथिंग अवेलेबल, लेकिन जो लोगों की ग्रीड है वो ग्रीड पूरी नहीं हो पा रही है। और ग्रीड को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको वो डिग्रेड कर रहे हैं, उसको वो रिप्लेस कर रहे हैं या फिर उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। बट एक्सपेक्ट सम इनएसेसेबल रीजन, इनएसेसेबल, जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँच पाया है, जहाँ पर मनुष्य की पहुँच अभी तक नहीं हो पाई है, लाइक द हिमालयाज, हिली रीजन्स और सेंट्रल इंडिया। कहाँ पर? जो हिमालयाज हैं जो बहुत ऊंचाई पर हैं, बहुत एल्टीट्यूड पर हैं, एंड हिली रीजन्स एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडियाज और एंड द मरुस्थली। वहाँ पर कुछ अभी ऐसी जगह बची हुई है जहाँ पर अभी मनुष्य के कदम नहीं पड़े हैं। एंड डेफिनेटली जिस दिन मनुष्य के कदम वहाँ पर पड़ जाएंगे वो भी क्या होने लगेंगी चीज़ें, वो भी डिग्रेड होने लगेंगी, वो भी सब तहस नहस होनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और टॉपिक क्या था हमारा? क्लाइमेट। क्लाइमेट को हमने देखा कि क्लाइमेट वर्जिन वेजिटेशन को कैसे इफेक्ट करता है। तो क्लाइमेट में हमने 3 फैक्टर्स को पढ़ा और वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट इज द टेम्परेचर, सेकेंड इज द फोटो पीरियड एंड थर्ड इज द प्रेसिपिटेशन। तो आई होप जो तीनों टॉपिक हैं, तीनों फैक्टर्स हैं किसके? क्लाइमेट के, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा इट विल बी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को जानेंगे हम, इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। पहले से आप 6th क्लास से इकोसिस्टम को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इकोसिस्टम को और अच्छे से पढ़ेंगे। और हम जानेंगे बायोम, कि बायोम क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।